हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। जैसे कि कल हमने जो क्लास शुरू करी थी वो हमने करी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर, जिसके अंदर हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता करा था। बीच में मैं एक छोटी सी रिवीजन क्लास लूंगा जिसमें जो हमने कल करा था, जैसे कि मैंने जो यहाँ पर फिजिकली बैठे हैं वो, जो वीसी पर बैठे हैं वो, और जो यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग, उन लोगों को मैंने कल एक ये बात बोली थी कि भाई मैं आप लोगों से पूछूंगा किस बारे में, जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कल मैं क्वेश्चन फॉर्म में वो आप लोगों से पूछूंगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करनी है, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करोगे तो डेली हम जो पढ़ते जा रहे हैं ना वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपको फिर वो चीज समझने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगेगी। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। हाँ जी सर, बोलिए। बाकियों को भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कुछ? एक बार आशा मैम, निक्षा मैम जरा कंफर्म कर देना। भैया मैंने लैपटॉप में खोल रखा है तो मुझे लगा खाली मेरे को ये प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ आपका भी लैपटॉप की एक साइड आ रहा है खाली, वो भी उल्टा। बोर्ड बोर्ड और आपका पेज जो है ना वो उल्टा आ रहा है। अगर आप उसको क्लिक करोगे ना, मिड में पिन करोगे तो आपको एकदम क्लियर सब कुछ दिखेगा। एक मिनट, एक मिनट। अब साफ दिख रहा है आपको? साफ तो पहले से था भैया। सही आ रहा ना, मतलब? मुझे पता नहीं आ रहा कैमरा है ना सब भाई। हाँ, वो जो है ना, जैसे मतलब पेज जो आपका पेज और वो बोर्ड जो है वो हमारे लेफ्ट में मतलब उल्टा आ रहा है, मतलब सीधा नहीं आ रहा। भैया भैया ये एक आप मिनट अपने रुको। फोन से करिए, भैया की तरफ से सही है सब कुछ। अच्छा, हाँ जी भैया आपकी तरफ से सही है। एक मिनट, एक मिनट। अब ये नहीं हो रहा फुल। एक मिनट, एक मिनट वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। अब ठीक है? हाँ मेरे में ठीक है, इनसे पता करो। ठीक आ रहा है भैया, आपका ठीक आ रहा है। अब से ठीक दिख रहा है ना? चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत टेक्निकल ग्लिच आता रहता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। आशा मैम, आपको साफ दिख रहा है ना? यस सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए वो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज जो मैं आपको ना, आपके पास, सबके पास अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट्स है ना? आशा मैम आपके पास, कल आपके पास नहीं था बेयर एक्ट। यहाँ पे जितने भी फिजिकल बैठे हैं, आप सब लोग बेयर एक्ट लेकर आए ना? बेयर एक्ट लेके आइए करिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था। और कोशिश ये करिए कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के अंदर जो आप बेयर एक्ट ले जाओगे, एग्जाम देने जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो वही वाला बेयर एक्ट आप लेकर आओगे, उसका आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अब आइए फटाफट से कुछ चीजें मैं आपको बता दूं जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या है। हालांकि इसके ऊपर हम एक पर्टिकुलर अलग से आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज बता दूं। देखिए, अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, उनसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। उनसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं ये कौन कौन से हुए हैं, क्या इनका मतलब है और ये किस चीज के लिए हुए हैं।
इस चीज के बारे में बात करने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो रिसेंट अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, अगर एक देखा जाए तो 2023 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसको कौन सा अमेंडमेंट बोला जाता है? 106, ठीक है, 106वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2023 के अंदर, जो किस पर बेस था? जो बेस था वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर। आपने सुना भी होगा कि भाई वुमेन की सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी गई हैं पार्लियामेंट के अंदर। बात करें आपकी जो असेंबली, विधानसभा आप बोल सकते हो, विधान परिषद बोल सकते हो आप, लोकसभा बोल सकते हो, राज्यसभा। तो ये बोला गया कि भाई वुमेन की जो सीट्स है वहां पर कुछ हमने रिजर्व कर दी है, जिसको हम 1/3 कह सकते हैं कि 1/3 फिक्स कर दी है वुमेन की। तो ये सारा जो, अब जाहिर सी बात है, जब ये नया लॉ आएगा तो कुछ ना कुछ अमेंड किया जाएगा। अब सीट्स वगैरह के बारे में कहाँ पे दिया गया है कि कितनी सीट्स होगी, क्या नहीं होगी, जो हम आगे पढ़ेंगे वो दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ, हालांकि इसके बाद वाले भी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक रेफरेंस के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए, एक आइडिया लग जाए कि यार क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट आया कब? 2023 में, 2023 में 106, ठीक है, 106वां अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके अंदर यह बताया गया कि भैया वुमेन्स के लिए जो है रिजर्वेशन रहेगा पार्लियामेंट, विधानसभा और लोकसभा वगैरह में, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। अब इसके अंदर कुछ नए नए सेक्शंस आके जुड़ गए। क्या क्या सेक्शंस थे, पहले ये नोट डाउन कर लो आप लोग। ये नोट डाउन कर लिया आपने? 106वां अमेंडमेंट एक्ट आया वुमेन रिजर्वेशन को लेकर 2023 में। इससे पहले वाले भी पढ़ेंगे, कोशिश हम करेंगे कि 2019 तक हम अमेंडमेंट्स देख ले, क्या रिसेंट अमेंडमेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसलिए मैंने सोचा कि यार आपको अमेंडमेंट के बारे में एटलीस्ट एक दो अमेंडमेंट्स तो आपको मैं बता ही दूं। ये हो गया नोट डाउन? अगर हो गया तो मेरे को बता दो जल्दी से। हाँ भैया हो गया। हो गया ना, ठीक है। अब क्या है मैडम, इस दौरान ना कुछ सेक्शंस और कुछ आर्टिकल्स में चेंज किया गया और कुछ नए आर्टिकल आ गए, जैसे 239 ए, आर्टिकल 239 ए के अंदर चेंजेस लाए गए, जिसके अंदर बताया गया कि भैया जो वुमेन्स के लिए सीट है वो रिजर्व कर दी गई है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, ठीक है। जैसे लेजिस्लेटिव, जनरली ये जो बात कर रहा है ये यूनियन टेरिटरीज वगैरह के, जो हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी हो गई है उसके बारे में बात कर रहा है 239 ए।
ठीक है, एक इधर हुआ और एक जो इंसर्ट करा गया आर्टिकल 330A, ये आर्टिकल इंसर्ट किया गया। ठीक है, 330A ये भी वुमेन रिजर्वेशन से, ये जो पूरा एक्ट है वो अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, पूरा जो अमेंडमेंट हुआ था ये वुमेन रिजर्वेशन पे ही बेस्ड है। तो हम जितने भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे यहां तक, ये जितने भी आर्टिकल है ये सब वुमेन रिजर्वेशन को लेकर है। ये भी नया आर्टिकल इंसर्ट हुआ था, ये भी इंसर्ट हुआ था और ये भी इंसर्ट हुआ था आर्टिकल। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि भाई वुमेन रिजर्वेशन कितना हुआ, तो आपको 1/3 वुमेन रिजर्वेशन बताना है। पहली चीज ये है, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस रिसेंट कौन सा अमेंडमेंट आपका हुआ था। तो 106वां अमेंडमेंट रिसेंट अभी हुआ है जो वुमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड है। आपसे ये पूछ लेंगे कि भाई किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है, तो आपको इन आर्टिकल्स का ध्यान रखना है, इनको याद नहीं करना आपको। आपको ये पता होना चाहिए कि यार, क्योंकि आपके पास बेयर एक्ट होगा इसलिए आर्टिकल्स याद आपको करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि यार वुमेन रिजर्वेशन के बारे में जो अमेंडमेंट आया था वो किधर, कौन से एक्ट के किधर वाले पार्ट में दिया गया है। तो ये सेक्शंस आप एक बार जरूर रीड आउट कर लेना, इसलिए मैंने आपको अलग से लिख के ये दे दिया है, क्योंकि मैं रीड आउट कराऊंगा फायदा नहीं, इसलिए ये आपको सेल्फ स्टडी में देखना पड़ेगा सेक्शन ओ आर्टिकल। बट आपको आर्टिकल याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसका ध्यान रखना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है ये बात। आर्टिकल 330A, अनदर आर्टिकल 332A, उसके बाद आर्टिकल है 334A। ये लिखा है जो 330A है, ये रिजर्वेशन वुमेन रिजर्वेशन की बात का करता है। ये बात करता है हाउस ऑफ द पीपल में, यानी कि लोकसभा के अंदर। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले ये बात बता रहा हूं, आपको याद नहीं करनी, बट आपको ध्यान रखना है कि इसका जिक्र कहां पे किया गया है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो रिजर्वेशन है ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो वुमेन है उनके लिए रिजर्व करा गया। जो 1/3 है ना, ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल वुमेन के लिए रिजर्व किया गया है। इस चीज को आप ध्यान में रखना। आप जब आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। आर्टिकल जरूर पढ़ लो ना, क्योंकि ये न्यू आर्टिकल्स ऐड हुए हैं, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और ये वाला बात करता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कहां पर है, स्टेट्स में। ठीक है, जैसे विधानसभा हम सुनते हैं ना, विधानसभा, लोकसभा के लिए आपको मैंने बता ही दिया है, ये वाला लोकसभा का है 330A। 332A हो गया आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट के है, यानी कि जो विधानसभा स्टेटों में आती है, राज्यों में आती है, वो इसकी बात करता है।
और ये बात करता है इफेक्ट की। इफेक्ट से मतलब क्या है? इफेक्ट से मतलब है कि कब वो इन्फोर्स किया जाएगा, कब उसकी इन्फोर्सिबिलिटी मानी जाएगी, वो आप देख लो ना क्या वो सेक्शन आर्टिकल कह रहा है। ये हो गया, ये वाला समझ आ गया ना आप सबको? आशा मैम आपको? यस सर। यार जितने बैठे हैं सर, आपको किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ लेना तभी के तभी, ठीक है? ये तो हो गया आपका जो अमेंडमेंट आया। एक चीज और, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, ये मैं आपको कल बताना भूल गया था लेकिन मैं अभी बता रहा हूं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स थे, ठीक है? 8 शेड्यूल थे और 395 आर्टिकल्स थे। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो तब क्या क्या चीजें थी, उनमें अगर देखा जाए तो 22 पार्ट्स में बटा हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे आर्टिकल्स जो थे 8 शेड्यूल्स अलग से दिए हुए थे और 395 टोटल आर्टिकल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है? बट अब प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है, 25 पार्ट्स हो गए, 12 शेड्यूल है और 448 आर्टिकल्स हैं रिसेंट टाइम में। किसी को इसमें कुछ समझ ना आ रहा हो, दिक्कत आ रही हो तो पूछ सकता है वो। (22 parts, 8 schedule, 395 articles), 25 parts, 12 schedule, 448 आर्टिकल्स रिसेंट टाइम में। और ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्समेंट में आया था उस टाइम का ये। भैया ये जब बना था उसमें कितने ये आर्टिकल्स है? पॉसिबल नहीं है मुझे थोड़ा। 395। है आर्टिकल्स। हाँ 448। एक मिनट, ये 448 448। ओके भैया। समझ आ गया आप सभी को? एक बार जिसको आ गया जरा बोल दो एक बार, ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए। हाँ जी भी आ गया। आपको भी आ गया मैम? यस सर। ठीक है, आपको आ गया ना सर? बाकी और भाई आपको आ गया? आ गया, सबको आ गया। चलिए, ये तो हमारा रहा जर्नल, जो हमें जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था हमारे AIBE के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा हर हाल में। अब इसके बाद हम आज क्या करते हैं, हम ना हर सेक्शन को मतलब हर आर्टिकल को जितने आज कवर हो पाएंगे,
हर आर्टिकल में सिर्फ ये देखेंगे कि वो आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ मुझे आप लोगों को ना डेप्थ में ले जाकर पढ़ाना नहीं है, ना ही इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है? आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किधर क्या चीज दी गई है। यू हैव योर ओन बेयर एक्ट। एग्जामिनेशन हॉल में आप जाओगे, आपके पास अपना बेयर एक्ट रहेगा, तो उस टाइम पे एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि यार ये जो मेरे हाथ में बेयर एक्ट है, ये जो मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेयर एक्ट में कहां पर क्या क्या चीजें दी गई हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप एग्जाम टाइम में ढूंढते रहोगे और आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब एग्जाम टाइम में आप बैठोगे एग्जाम देने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार इस एक्ट के अंदर ये वाली चीज यहां पर दी गई है, इस एक्ट के अंदर ये वाली चीज यहां पर दी गई है, ताकि आप इजीली उसका आंसर कर लो और आपका टाइम वेस्ट वहां पर बैठकर ना हो। इसलिए आज हम क्या देखेंगे? आज हम आर्टिकल्स में देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल किस बारे में क्या बात बोल रहा है, बस। इससे ज्यादा हम उस आर्टिकल में ना तो घुसेंगे, ना हमारा घुसने का काम है आर्टिकल में। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा जरूरी, क्योंकि अगर आपकी एग्जाम को लेकर अप्रोच सही नहीं होगी ना, ट्रस्ट में आप पास नहीं कर पाओगे और इधर उधर भटक जाओगे। क्योंकि जब आपको रास्ता ही सही नहीं मिलेगा तो मंजिल तक आप कैसे पहुंचोगे? फटाफट से आ जाइए। आप सभी के पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेयर एक्ट हैं, तो अपना फटाफट से आर्टिकल फर्स्ट खोल लीजिए। देखिए, आर्टिकल फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो सिंपल कहता है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स। जो इंडिया है मतलब भारत, वो जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे राज्य हैं, उन सब का एक यूनियन है। ठीक है, यही सिंपल कहता, बाकी और इसमें कुछ और समझने की वो जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टेट एंड टेरिटरीज शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर स्पेसिफाइड कर रखा है, ठीक है, वो राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे। ठीक है, स्टेट और टेरिटरीज। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? अगर आप वर्ड पढ़ेंगे ना टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या चीजें आती हैं वो आपको जाननी काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले चीज आती है टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स। कोई भी एक स्टेट है, उसकी अपनी टेरिटरीज वगैरह है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर टेरिटरी ऑफ स्टेट्स भी आएंगी। अब इसके बाद यूनियन टेरिटरीज, जो फर्स्ट शेड्यूल में हम यूनियन टेरिटरीज देखेंगे। अब आप सोचोगे कि बार बार ये फर्स्ट शेड्यूल क्या आ रहा है? तो जो आपके पास बेयर एक्ट है ना, आप पेज पलटकर जब एंड में जाओगे, ठीक है, एंड में आपको फर्स्ट शेड्यूल दिख जाएगा लिखा हुआ, वहां पर सारी चीजें एक्सप्लेन है। ऐसे ही सेम हम सीआरपीसी पढ़ते हैं, तो सीआरपीसी के अंदर भी शेड्यूल्स दिए हुए हैं जिनके अंदर बताए गए कि क्या कोग्निजेबल है, क्या कोग्निजेबल नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में। तो ऐसे ही सेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल्स दे रखे हैं, तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इन चीजों के बारे में बताए गए यूनियन टेरिटरीज के रिगार्ड में। और ऐसी क्षेत्र, ठीक है, ऐसे एरियाज जिनको हमने एक्वायर्ड करा हुआ है, यानी कि जिनको हमने लिया हुआ है, वो भी हमारे इंडिया के में आते हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया में आते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भैया टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है, तो आपको सीधा इसी आर्टिकल में आना है और आपको ऑप्शन देख लेना है। हो सकता है ऑप्शन ए बी सी आके, तीनों आके, जो थर्ड ऑप्शन है वो आ जाए ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको एटलीस्ट ये एक आइडिया लग जाएगा यार टेरिटरीज और स्टेट्स के बारे में ना आर्टिकल 1 या 2 में दे रखा है। तो आप फटाफट से जाओगे, बेयर एक्ट खोलोगे और वहां से देख लोगे। लर्न करने की जरूरत आपको याद करने की इसलिए नहीं है, क्योंकि याद करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल डबल जियोपार्डी, अभी हम पढ़ेंगे। अगर ये क्वेश्चन में आ जाए कि भैया बताओ डबल जियोपार्डी किधर दिया गया है,
मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता लगेगा और क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर कर आएंगे, आंसर ही उसका वो गलत करेंगे, उनको आर्टिकल ही नहीं पता लगेगा। और अगर वो आर्टिकल पढ़ लो, उस आर्टिकल के अंदर मेंशन ही नहीं है कि ये कहाँ पे दिया गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे और हमें सिर्फ इन्हीं पे ही ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो आर्टिकल 2 है वो सिंपल ये हेडिंग से ही हमें समझ आ जाता है, अगर हम हेडिंग पढ़ लेते हैं, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अब ये सिंपल सी यही बात कर रहा है कि भैया किस किस चीज को हम एडमिट कर सकते हैं स्टेट के रिगार्ड में, और स्टेट जो स्टैब्लिश होंगे वो कैसे होंगे, किनको स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट माना जा सकता है, किनको नहीं माना जा सकता है। अब अगर इसका पहली वही पढ़ेंगे ना, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट फिट। सिंपल सी बात है, जो हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो बाय लॉ एडमिट करेगा, क्या करेगा, वो यही देखेगा कि भैया किस चीज को स्टेट में ले सकते हैं, ठीक है, किसको टेरिटरीज में, यूनियंस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सब अपना उनका अपना काम है। लेकिन अगर स्टैब्लिशमेंट को लेकर बात है तो आपको पता होना चाहिए कि यार आर्टिकल 2 के बारे में बात है। अब आर्टिकल 3 आप देखोगे ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। अब सिंपल सी बात है, कोई नया स्टेट बनाना है तो भैया वो नया स्टेट कैसे बनेगा, एरिया, स्टेट की जो बाउंड्रीज है उनको घटाना बढ़ाना, या कोई पर्टिकुलर एरिया है उस एरिया की बाउंड्रीज को घटाना बढ़ाना, और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, उस स्टेट का क्या नाम होना चाहिए, नाम बदलना या नहीं बदलना, ठीक है, ये काम सब करा जाएगा किसमें, आर्टिकल 3 के अंदर। आर्टिकल 3 इसके बारे में बात करता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, एग्जिस्टिंग जो स्टेट है उसका नेम वगैरह चेंज करने के बारे में। आमतौर पर यह काम पार्लियामेंट का होता है, क्योंकि आप शुरू में भी देखोगे तो पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी। इतना डेप्थ में जाने का जरूरी नहीं है, लेकिन आपको मैंने बता दिया फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के बारे में अगर बात होती है, ठीक है, बाउंड्रीज इंक्रीज डिस्क्रीजिंग के बारे में बात होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये कौन सा आर्टिकल इस बारे में बात कर रहा है। इसके अंदर कुछ और बातें भी है कि भाई अगर मान लीजिए ये बिल लाना चाह रहे हैं, इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो प्रेसिडेंट वगैरह की एसेंट लेनी पड़ेगी, रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो ये सारी चीजें, लेकिन इतना हमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर सिटीजनशिप के बारे में आपको पता लगे या सुनने में सिटीजनशिप, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 5 से सिटीजनशिप के बारे में पता होगा। कौन उसमें जनरली तौर पे लिखा है यार, कौन बंदा सिटीजन हो सकता है, किसको हम सिटीजन मान सकते हैं, तो जाहिर सी बात है किसी की मदर इंडिया में रह रही है, किसी के फादर इंडिया में रह रहे हैं, या वो बंदा पर्टिकुलर इंडिया में पैदा हुआ है, तो वो सब सिटीजन में आएंगे। अब बात करें सिटीजनशिप को लेकर, मान लीजिए किसी पर्सन ने बाहर की सिटीजनशिप ले लिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो इंडियन सिटीजनशिप थी उसकी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, वो सिटीजनशिप नहीं मानी जाएगी। सिटीजनशिप में ज्यादा डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है कि भाई आजादी से पहले क्या हुआ था, आजादी के बाद क्या हुआ था, जो यहां से वहां चले गए उनका क्या होगा। सिंपल से तौर पे जो इंडिया से वहां रह गए और वहां पर रह रहे हैं, उनकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो गई, उनकी पाकिस्तान की सिटीजनशिप चल रही है, ठीक है। एनआरसी वगैरह को लेकर काफी ज्यादा बवाल इसमें क्रिएट हुआ था, हालांकि उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, ये ऑल इंडिया बार का एग्जाम है, कोई जुडिशरी का नहीं है कि आप उसमें भी जाकर देखो कि एनआरसी वगैरह में क्या कहा था, क्या नहीं कहा गया था। अभी तक किसी को कोई भी क्वेरी हो, कुछ समझ चीज नहीं आई हो, बात नहीं समझ आई हो, जल्दी से बताओ। जो ऑफलाइन बैठे हैं वो भी, हाँ जी सर, आपको आगे समझ, और आपको भाई ऑनलाइन, हाँ जी मैडम, वीसी वालों जल्दी बताओ। हाँ जी जल्दी, क्या हुआ, कैसे साइलेंट हो गए सारे।
आ रहा है मैम? कोई किसी को क्वेरी हो या कुछ समझ ना आ रहा हो, जो यहाँ पर फिजिकली बैठे हैं उनको, जो वीसी पर बैठे हैं वो, या जो यूट्यूब से देख रहे हैं डायरेक्ट वो, अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़ नहीं समझ आ रही है या कहीं पे डिफिकल्टी आ रही है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, उसका हम टाइमली रिप्लाई कर देंगे। अब आ जाइए सीधा फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 पर। पार्ट 1 और 2 हमने पढ़ लिया। क्या क्या था पार्ट 1 और 2? किसी का अगर ध्यान गया हो या किसी ने ध्यान दिया हो तो। पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 सिटीजनशिप, हाँ, और पार्ट 3 किसके बारे में बात करता है? कैपिटल राइट। हाँ, एफआर के बारे में, फंडामेंटल राइट्स। तो मनीषा मैम एक बात बताओ, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, फंडामेंटल राइट्स हमारे कहां से कहां तक हैं? जल्दी बताओ। 14 टू, अरे यार बहुत बहुत बढ़िया मैडम। सर 35। हाँ, क्या क्या बोला मैडम? 35। हाँ जी, सही है मैम, 12 to 35। मैम 14 में कहाँ जा रहे हो आप? यू हैव योर ओन बेयर एक्ट, उसको देखो, उसमें पार्ट्स लिखे हुए हैं। ये थंब इम्प्रेशन देने से नहीं होता मैडम, ये कल आपको बताया गया इस बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किधर से किधर तक है, क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया तो मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको पता होगा, आप बताएंगे कि ये किधर दिया गया है। अब आ जाइए डेफिनेशन क्लॉज पे। सिंपल से स्टेट के बारे में बताया गया कि स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो सिंपल सी बात है, स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द legislature of each state, all local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India। इसमें यार कोई भी मुश्किल नहीं है समझने में। स्टेट के अंदर पूरी गवर्नमेंट वगैरह जिसके बारे में हम बात करते हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो सब स्टेट के अंदर आएंगे। किसी भी कोई भी बॉडी जो कंट्रोल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो सारी ही इसके अंदर आएगी। जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह हम देखते हैं, जितने हम पढ़ते हैं, वो सब स्टेट के अंदर आएगा। तो स्टेट से बाहर कुछ भी नहीं है, एक तरीके से सिंपल सी बात ये समझ लीजिए। फिर भी 1% अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि स्टेट इंक्लूड्स और ऑप्शन दे दिए जाए, तो आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि यार स्टेट के बारे में आर्टिकल कौन सा, फंडामेंटल राइट। आर्टिकल कौन सा देख रहे हो सर आप? कौन सा आर्टिकल देख रहे हो आप लोग? तो फंडामेंटल राइट्स में किधर? सर थोड़ा क्लास में ही हो तो क्लास में ही रहो, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 12 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर स्टेट के बारे में, तो फंडामेंटल राइट्स, तो सर जब मैं आर्टिकल 12 बोल रहा हूं, फंडामेंटल राइट्स बोलना आपका बनता ही नहीं है, क्योंकि मैंने सीधा आर्टिकल पूछा है। ये सबको समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आर्टिकल 13 के बारे में हमने कल ही पढ़ लिया था कि भैया लॉ इंक्लूड्स, लॉ इन फोर्स के बारे में क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा। ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा वो इसी से आएगा यहाँ पर, और किसी से क्वेश्चन आना बनता भी नहीं है। देखो एक चीज मैं और बता दूं, मान ली ये एक जो फर्स्ट क्लोज है ना, आर्टिकल किसका? 13 का। जो फर्स्ट क्लोज बात करता है, वो बात ये करता है कि भाई टेरिटरी ऑफ इंडिया है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया था, इससे पहले इसके भी बहुत सारे लॉ होंगे।
अगर कोई भी ऐसा लॉ जो हिट कर रहा है पार्ट 3 को, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो वो वाले लॉ पूरी तरीके से वॉइड माने जाएंगे। ये चीज समझ आई। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, इससे पहले के जो लॉज चले आ रहे हैं, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हिट करते हैं, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स की कोई बात को काटते हैं, तो वो लॉ वॉइड माने जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स सुपीरियर हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा जरूरी। अब सेकंड क्लोज भी यही बात कर रहा है आर्टिकल 13 का। आर्टिकल 13 का सेकंड क्लोज क्या बात कर रहा है? आर्टिकल 13 का जो क्लोज सेकंड है वो ये बात बोल रहा है कि भैया ये तो बात थी जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था तब की, लेकिन अब प्रेजेंट सिनेरियो में अगर कोई भी ऐसी बात इस पार्ट की किसी भी बात को काट रहा है या इसको हार्म पहुंचा रहा है, तो वो बात मानी नहीं जाएगी, उसको भी पूरी तरीके से वॉइड माना जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया? ये फिर आगे लॉ की डेफिनेशन है और लॉ इन फोर्स है, वो मैंने आपको कल ही बता दिया था को, तो कोई ऐसी नीड नहीं कि मैं आपको अब भी बताऊं। ये आगे समझ आर्टिकल 13। अब आ जाओ आर्टिकल 14। अब हमारे जो मेन बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो शुरू हो रहे हैं। अब किसी को कोई चीज ना समझ आई हो जल्दी से बताओ, जल्दी से। मैं विद इन 15 सेकेंड शुरू करने वाला हूं हमारे जो मेन फंडामेंटल राइट्स हैं वो। जल्दी से बताओ किसी को कोई चीज ना समझ आई हो। जल्दी से सबको आगे समझ। यस सर। कल निक्षा में मैंने आपको एक बात बोली थी, टुडे आप सेम वही चीज कर रहे हो। आपने वो 15 सेकंड का गैप दिया था ना, मैंने उस पे दिया था। तो एटलीस्ट आप ना स्क्रीन ऑफ कर दिया करो, क्योंकि अगर आप बिफोर ऑनेबल कोर्ट हो तो नहीं करते ऐसा। आ जाओ फटाफट से आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि अगर इसको देखा जाए ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? सब लॉ के सामने एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, किसी को ये नहीं देखा जाएगा कि यार ये तो चल बेचारा अमीर है, इसको ज्यादा बेनिफिट दे देते हैं लॉ का, या फिर ये नहीं बोला जाएगा कि यार ये तो गरीब है, इसको ज्यादा बेनिफिट दे देते हैं। यह आर्टिकल सिंपल सी बात कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सारे एक समान है। अगर हम इसकी सेक्शन और आर्टिकल की आगे की जो लाइन पढ़ें, वो क्या बोलता है? द स्टेट, स्टेट कौन सा हो गया? जो हमने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी वो वाला स्टेट के बारे में ये बात कर रहा है। अगर आप कहीं भी स्टेट के बारे में बात करोगे तो आप समझ जाओगे कि भैया स्टेट के बारे में जो हमने पढ़ा था आर्टिकल 12 में, वो स्टेट की बात कर रहा है ये। तो क्या बोलता है आर्टिकल 14? द स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट मना नहीं करेगा किसी भी पर्सन को, शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक चीज और ध्यान रखना, कई जगह हम पढ़ेंगे ना फंडामेंटल राइट्स, तो सिटीजन वर्ड यूज होता है। कई जगह पर क्या यूज होता है? कई जगह पर एनी पर्सन यूज होता है। तो आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि कुछ राइट्स सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया पर ही एप्लीकेबल होंगे, फंडामेंटल राइट्स, लेकिन कुछ राइट्स सब लोगों पर होंगे, चाहे वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा चाहे वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होगा।
इसलिए कहते हैं बेयर एक्ट को पढ़ना ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जो अगर आपको बेयर एक्ट पढ़ना है ना तो आपको एक एक वर्ड का मतलब होता है, एक एक वर्ड का एक सेंस होता है। अब आर्टिकल 14 आपने देखा है ना, आर्टिकल 14 में एनी पर्सन वर्ड यूज हुआ है अगर आपके हाथ में बेयर एक्ट है, एनी सिटीजन नहीं हुआ। लेकिन आगे हम जब सेक्शन पढ़ेंगे, कुछ उन आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उनके अंदर हम देखेंगे कि एनी सिटीजन वर्ड यूज हुआ है। तो इस चीज को आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो ये क्या बोलता है, ये सिंपल सी बात ये बोलता है कि भैया स्टेट जो है वो मना नहीं कर सकता, वो सबको इक्वली ट्रीट करेगा लॉ के अकॉर्डिंग और इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा सबको। अगर कोई किसी को मार रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको वो सजा नहीं दिलाएगा, स्टेट उसकी मदद करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ भी रखेगा और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी करेगा। अगर वो पर्सन को कोई मार रहा है, ए को कोई मार रहा है, तो लॉ बचाएगा उसको, स्टेट बचाएगा उसको। लेकिन अगर वही पर्सन जो कल पिट रहा था आज किसी को मार रहा है, तो उसके लिए भी लॉ फिर सेम ही होगा जो उस पर्सन के लिए अप्लाई हुआ था जो उसको एक दिन पहले मार रहा था। ये बात समझ आ गई? यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपको भी मिलेगा और इक्वालिटी बिफोर लॉ आपकी भी रहेगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा जरूरी है। ये आर्टिकल यही कहता है। हालांकि इसके बाद थ्योरीज वगैरह आई थी, ऑस्टिन सैलमन वगैरह, उसमें आपको जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इतना डेप्थ में आपको नहीं जाना क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है। अब आ जाइए आपके आर्टिकल 15 पर। देखिए भैया, डिस्क्रिमिनेशन, अगर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड कोई बात हो तो आपको दिमाग में आर्टिकल 15 जरूर आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड कोई वर्ड पढ़ रहे हैं तो आपको पता लग जाए यार आर्टिकल 15 के बारे में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है। ये क्या कहता है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। होल्ड ऑन, यहीं रुक जाओ। आपके हाथ में बेयर एक्ट है, पढ़ रहे हो आर्टिकल 15, वर्ड क्या लिखा हुआ है, एनी सिटीजन। इसका मतलब क्या है, अब ये यूनिवर्सल लेवल पे बात नहीं कर रहा, अब ये सिर्फ अपने सिटीजन के बारे में बात कर रहा है। द पर्सन हु हैव अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, एनी सिटीजन। तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगा ये वाला आर्टिकल। इस चीज का ध्यान रखना। हालांकि एआईबी में इतना डेप्थ का नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी अगर पढ़ा रहा हूं तो ये मैं नॉलेज आपको दे रहा हूं, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है दैट इट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट जो है किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी भी सिटीजन के साथ, ऑन ग्राउंड्स, किन ग्राउंड्स पर, रिलीजन पर, रेस पर, कास्ट पर, सेक्स पर, प्लेस ऑफ बर्थ पर, या किसी और अदर चीज पर, और एनी ऑफ देम। भैया स्टेट को साफ बोल दिया, भैया आप किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करोगे, चाहे उसका कलर हो, चाहे उसका रिलीजन हो, चाहे वो मेल है फीमेल है, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर आप डिस्क्रिमिनेट भेदभाव नहीं करोगे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब ये तो बात रही फर्स्ट क्लोज की। सेकंड क्लोज क्या कहता है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू। देखो भाई सिंपल है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं पूरा निचोड़ क्या है। देखिए ये सिंपल बोल रहा है भाई कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करा जाएगा। ठीक है, किन किन चीजों को ध्यान रखते हुए, उनकी डिसेबिलिटी, उनकी लाइबिलिटी, उनके रिस्ट्रिक्शन या किसी कंडीशन को लेकर, किस चीज को लेकर भेदभाव नहीं करा जाएगा कि भाई एक्सेस ऑफ शॉप, अगर कोई बंदा अपनी शॉप चला रहा है, ठीक है, या कोई उसकी शॉप पर जा रहा है, ठीक है, कुछ लेने के लिए, तो स्टेट की ये ड्यूटी है कि भैया किसी भी तरह का भेदभाव उस पर्सन के साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है, पब्लिक रेस्टोरेंट्स वगैरह में जा रहा है तो उसको वहां जाने से रोका नहीं जाएगा, वहां पर वो फ्री, मतलब अपना माइंड फ्री से जा सकता है। होटल्स में, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट जो होते हैं, जैसे मूवी सिनेमा हॉल्स वगैरह हो गए, जैसे कि आपने देखा होगा प्रीवियस टाइम में जब ब्रिटिशर्स का राज था हमारे ऊपर, तो हमें कुछ मूवी हॉल्स में भी जाने नहीं दिया जाता था।
अगर कुछ मूवी हॉल्स में भी चले गए तो एक लाइन खींची रहती थी जिनमें था कि भाई इंडियंस को अलग रख दो, मतलब ऐसी ऐसी बातें लिखी रहती थी। हमारा डॉग्स के साथ कंपेयर करा जाता कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ऐसा भी लिखा रहता था। तो इसके अंदर सिंपल यही है, और ये भी है कि भाई वेल्स, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ गवर्नमेंट फंड और डिस्क्राइब यूज ऑफ जनरल पब्लिक। मतलब ये है यार, अगर कोई कुआं वगैरह यूज कर रहा है, कोई टैंक यूज कर रहा है, तो उसको इस चीज को लेकर मना नहीं कर दिया जाएगा। मतलब ये सारे जितने भी रिलीजन को लेकर या उसके रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर उससे इस ग्राउंड पर उसको ये नहीं बोल दिया जाएगा कि भैया आप यूज नहीं कर सकते, आप अलग हट जाओ। अब आपको ना बड़ा ही अजीब सा लग रहा होगा कि यार ये बड़ी अजीब सी बात है कि कुएं यूज नहीं करने दिए जाएंगे, घाट वगैरह यूज नहीं, रोड यूज नहीं। लेकिन पहले टाइम में आज भी इतना, मतलब इतना नहीं है, आज भी कुछ कुछ है लेकिन इतना नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में ये भेदभाव बहुत ज्यादा था। अब इससे क्या, हमारे फंडामेंटल राइट्स पे डायरेक्ट हार्म हो रहा था, डायरेक्ट एक चोट पड़ रही थी हमारे फंडामेंटल राइट्स पर। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बोल दिया गया कि भैया इस तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा पहले के टाइम में। अब देखिए क्या है, अब ये सारे राइट्स आपको बता दिए। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे, बहुत सारे, कि यार मैंने तो कुछ चीज ऐसी भी देखी थी, यार मैंने तो कुछ चीज वैसी भी देखी थी, ये रिजर्वेशन वगैरह भी पॉलिसी है, ये भी तो एक तरीके का भेदभाव क्रिएट कर दिया ना। कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी भाई वुमेन्स के लिए बना दी, भाई मेंस के लिए क्यों नहीं बनाई, ये क्या दिक्कत है। तो अब इन सब चीजों का आंसर आपको अब आगे के क्लोजेस में मिलेगा इस आर्टिकल के। क्लोज थर्ड क्या कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब मैं एक चीज बता दूं, ये जो रिजर्वेशन वगैरह होते हैं ना, ये आर्टिकल का जो क्लोज है ये उन सबको परमिशन देता है, ठीक है। ये आर्टिकल जो है ये इन सबको परमिशन देता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब आ जाइए क्लोज 4 पे। क्लोज 4 क्या कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन अ क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन। कि भैया स्टेट को कुछ भी चीज ऐसी नहीं रोकती स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए, किस चीज का, जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास सिटीजन है और शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उनके लिए अगर कोई वो स्पेशल प्रोविजन बनाना। अब आपको समझ आ रहा है कि ये जो बातें आती है ना रिजर्वेशन वगैरह, ये कैसे आ गई आपके दिमाग में। एक बार भी ये बात तो जरूर आई होगी यार कि फिर रिजर्वेशन तो एक तरीके का भेदभाव हो गया ना। जनरल कैटेगरी, SC ST OBC, इन सब में तो एक तरीके का आपने वो फिर ऊपर से वुमेन रिजर्वेशन दे दिया। तो ये तो फिर ऊपर से फिर इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए भी थोड़ा बहुत रिजर्वेशन डाल दिया। तो एक तरीके का ये तो यार आपने भेदभाव क्रिएट कर दिया। लेकिन ये इन्होंने फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही ये चीजें मेंशन कर दी हैं ताकि आपको पता रहे, आपको इस बारे में जानकारी रहे। बाकी सब इसी बात के बारे में कह रहा है। लेकिन एक मैं चीज बता दूं, देखो सिंपल सी एक बात है, रिजर्वेशन कितना भी हो जाए आपको ये ध्यान में रखना है, आपको लेकर क्वेश्चन, मतलब इस चीज को लेकर क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर मैं एक चीज पूछूं, अगर रिजर्वेशन बढ़ाना चाहे तो मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है, एनी वन ऑफ देम गिव दिस आंसर, एनी वन ऑफ देम, आप में से जो भी देना चाहता है आंसर, जो फिजिकली बैठे हैं, कितना परसेंट अगर मैक्सिमम रिजर्वेशन देना चाहें तो कितना होगा, बताओ। आशा मैम आप बताओ। Sir, I don't know exactly, but 45. ओके, हाँ जी मनीषा मैम आप। भैया इसके ना कुछ एक सेकंड अमाउंट
एक सेकंड परसेंटेज नहीं डिसाइड करना चाहिए, इट्स बेस्ड ऑन देयर सिचुएशन। ऐसे बहुत से हैं जिनको नहीं जरूरत है बस still मैम वो मैम उठा मैम लेते मैम जस्ट होल्ड ऑन। मैं आपसे रीज़न नहीं पूछ रहा या इसके साइड इफेक्ट नहीं पूछ रहा, मैं सिंपल सी एक चीज़ पूछ रहा हूँ, कितना रिजर्वेशन हम दे सकते हैं। जैसे हम सुनते हैं ना 33% ओबीसी के लिए आ गया, इतना SC ST के लिए आ गया, तो मैक्सिमम ये रिजर्वेशन कहाँ तक जा सकता है? कितना % रिजर्वेशन आप दे सकते हो? मेरा क्वेश्चन ये है सिंपल सा। ज्यादा से ज्यादा 30%। बस रुक जाओ। 33% ओबी reduced, you're not properly audible। 33% तो ओबीसी को मिल रहा है, 30% आप मैक्सिमम कह रहे हो। properly audible। सॉरी मैम, बाकी आपको आशा मैम आपको आ रही है वॉइस क्लियर? सर मेरे को तो आ रही है। मिनिक्षा मैम आ रही है? हाँ जी भी आ रही है। हाँ मैम, अगर 2 को आ रही है तो आपके साइड से ही कुछ प्रॉब्लम है, एक बार अपना वाईफाई चेक करा लीजिए, हो सकता है उसमें कुछ दिक्कत हो। हाँ तो इसमें बताइए आप बताइए सर, मैक्सिमम कितना % हम क्लेम कर सकते हैं रिजर्वेशन? बताओ सर, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ जी मैम, वर्षा मैम आपको आ रही है ना आवाज? तो आप ही बता दो बिना गूगल करे। सर इज इट 50%? हाँ ठीक है, ये सही है। तो ध्यान रखना 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। SC ST आ जाए, OBC आ जाए, चाहे फाइनेंस जो इकोनॉमी फाइनेंशियली जो वीकर सेक्शन है वो भी आ जाए, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं। इसलिए कभी भी आप देखोगे ना, कभी भी 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देने की बात कर चलती है, या बहुत सी गवर्नमेंट दे देते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया था, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दे दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने आप ही कह देगा कि भैया वो वैलिड नहीं है, उसको हटा दो, क्योंकि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। और 10% जो रिजर्वेशन होता है वो किन के लिए होता है? 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है 10% उनके लिए होता है। अगर आप आपका क्लोज 6 के एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे, for the purpose of this article and article 16, economically weaker sections shall be such as may be notified by the state from time to time on the basis of family income and other indicator of advantage। अगर आप ठीक इसके ऊपर जाओगे ना तो आप उसमें देख लोगे, बी वाले क्लोज में आप जाओगे ना, उसकी देखिए सेकंड लास्ट लाइन, देखिए 6 के बी पार्ट के सेकंड लास्ट लाइन, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग एंड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम 10% ऑफ टोटल सीट इन ईच कैटेगरी। चलिए अब आ जाइए अगले वाले आर्टिकल पर। देखिए अब जो सेक्शन आपका आर्टिकल 16 है, 15 के बारे में हमने पढ़ लिया। आपका जो आर्टिकल 16 है वो आर्टिकल बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के। गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह हम जो देखते हैं ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये उसके बारे में बात करेगा आर्टिकल 16।
तो आप जॉब्स वगैरह में जो रिजर्वेशन देखते हो ना, जॉब्स वगैरह में जो रिजर्वेशन वगैरह की बात है, वो इसी आर्टिकल के अंदर आता है। इसलिए जॉब्स में आपके प्रमोशन में रिजर्वेशन वगैरह जो चलता है वो इसके अंदर ही आता है। अब इसके अंदर मैं आपको फर्स्ट और सेकंड क्लोज पढ़ के दिखाता हूं, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। फर्स्ट क्लोज क्या बताता है आर्टिकल 16 का? देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। वो कह रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सभी को, जो भी एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट होती है ऑफिस वगैरह में स्टेट के। सेकंड क्लोज क्या कहता है? नो सिटीजन, अब यहां पर सिटीजन वर्ड यूज हो गया, तो यानी कि ये आर्टिकल अप्लाई होगा सिटीजन पर। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर। सिंपल सी बात है भाई, कोई भी रिलीजन के बिहाफ पे, रेस के बिहाफ पे, बाकी जो अदर चीजें हैं उनके बिहाफ पे किसी को ना तो इनएलिजिबल माना जाएगा और ना ही उसके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। बाकी बाद में तो इसके बाद जो भी है वो बस वही रिजर्वेशन वगैरह को, कि भैया स्टेट गवर्नमेंट चाहे किसी वीकर सेक्शन के लिए कुछ चीजें रिजर्व करना चाहे तो कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। जो आपका क्लोज 6 है उसमें देख लो, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट दिस स्टेट, ये 6 क्लोज पढ़ रहा हूं आर्टिकल 16 का मैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन other than the class mentioned in clause 4 in addition to the existing reservation subject to maximum 10%। मैक्सिमम आप भैया अगर उनकी बात होगी ना आपकी, किसकी? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, तो 10% से आप अबव नहीं जा सकते। इस चीज को ध्यान रखना, ये 6 क्लोज में भी ये वाली बात कह रहा है। ये आ गया। इसके बाद आ जाइए आर्टिकल 17 पे, अबोइलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत जो आप सुनते होंगे, आपने देखे भी होंगे कई टीवी शोज वगैरह या फिर मूवी वगैरह में, छुआछूत बहुत होती थी पहले भाई, और सबसे ज्यादा ये कास्ट में होती थी लेकर, कि एक दूसरे की कास्ट को भाई लेकर अनटचेबिलिटी का ज्यादा होता, लेकिन उसको अब अबोलिश कर दिया गया और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। यानी कि अगर आपके साथ कोई अनटचेबिलिटी को लेकर कुछ आपको बोल रहा है, ठीक है, या आपके साथ ऐसा कोई भेदभाव कर रहा है, ऐसा आपके साथ कर रहा है, तो ऐसे में वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। और फिर अगर वो बंदा आपके साथ कर रहा है तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। द enforcement of any disability arising out of the untouchability shall be offense punishable accordance with the law। अब आ जाइए अबॉइलेशन ऑफ टाइटल्स। देखिए क्या है अबॉइलेशन ऑफ टाइटल्स के बारे में अगर हम बात करें ना, तो ये आज के टाइम में नहीं, ये जब हमें फ्रीडम मिली थी ना उससे रिलेटेड है ये कुछ, ठीक है। आज के टाइम से इसका लेना देना इतना नहीं है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल में क्या है भाई, सिंपल सी बात है, नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। इसमें यार समझाने का देखो मैं आपको क्या ही समझाऊं, बस ये है कुछ चीजें में क्या है कि भाई जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आप बाहर की स्टेट गवर्नमेंट से या बाहर के उससे कोई भी बेनिफिट वगैरह नहीं ले सकते। इसमें बहुत सारे जो टाइटल्स दिए गए थे जो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके टाइम पर, ठीक है, ऐसे टाइटल्स वगैरह, तो उनको हटा के सिंपल से बस एक आपका हो गई आपकी मिलिट्री, ठीक है, उनके रिगार्ड में ही रखे, बाकी ये सब हटा दिए। राज्य सेना या विद्या संबंधित सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो स्टेट हो गई, आपकी सेना वगैरह हो गई, वही जो टाइटल्स वगैरह हैं सिर्फ वही चलेंगे या वही दे सकते हैं, इसके अलावा कोई भी टाइटल्स वगैरह नहीं चलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सपेक्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भैया कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी टाइटल को किसी भी उससे। अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका जो अगला क्लोज है यानी कि थर्ड क्लोज, वो इस बारे में बात कर रहा है। सिंपल सी वो कह रहा, नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया वाइल यू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर स्टेट एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। ये सारी बातें वही है, अब इसमें और ज्यादा डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपल एक तरीके का क्वेश्चन आपको आ जाएगा, उसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आप पेयर एक्स से देखकर बता सकते हैं। तो होपफुली ये चीजें आपको समझ आ गई हैं। अगर कोई चीज नहीं आई तो फटाफट से बताओ, क्योंकि मैं अब फाइनल एंड करने वाला हूं क्लास का। जल्दी बताओ। हाँ जी आशा मैम, आप बताओ, समझ आ गया आपको? कुछ क्वेरी वगैरह पूछना है? क्लियर है। हाँ जी मनीषा मैम। बोलो मैम, कुछ तो बोलो। ध्यान ही नहीं है। हाँ जी सर, आपको आगे समझ, और जितने बाकी आपको भाई। चलो ठीक है, आप लोगों को अगर समझ आ गया तो। अगर किसी की कोई क्वेरी है जल्दी पूछो। जल्दी जल्दी, किसी की कोई क्वेरी हो तो, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो। बताओ सर, सबको आ गया? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएं। क्वेश्चंस पूछने काफी ज्यादा जरूरी हैं, जो हमने कल करे थे। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब वो पास 26 ऑफ नवंबर को हो गया था, तो उसको फिर लागू करने के लिए, इन्फोर्समेंट करने के लिए 26 जनवरी 1950 क्यों फिक्स की गई डेट? बताओ जल्दी। हालांकि आएगा नहीं, बट फिर भी एक बार चेक कर लो ना, कल मैंने बताया था कि तुम्हारी मेमोरी कितनी शार्प है। आशा मैम, थोड़ी बहुत याद है एग्जैक्टली, तो ये शायद पूर्ण स्वराज को बात की। अच्छा चलो ठीक है। पूर्ण का कब करी गई थी? चलो निक्षा मैम, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। उस दिन लाहौर अधिवेशन हुआ था, कुछ साल पहले, जब अंग्रेज थे हमारे हमारे पास, हमारे साथ? ओ Yes. बहुत बढ़िया। ये आपने कैमरा ऑफ क्यों कर दिया? पढ़ के बता रहे हो ना आप? नहीं, मेरा कैमरा ऑन है, माइक भी ऑन है, दोनों ऑन है। मैंने कहीं लिखा भी अच्छा नहीं है। हाँ सर, आप बताओ जल्दी। बताओ। हाँ, लाहौर सेशन हुआ था, तो इस दिन हमने 26 जनवरी को हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाया था। इसकी वजह से हम जो है रिपब्लिक डे फिर बनाने लगे। ठीक है, ये हो गया। कितना टाइम लगा हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने में? सर बताएंगे, कोई और नहीं बताएगा। 2 years। एक मिनट मैडम, एक मिनट। मैं बोल रहा हूँ, माना आपको पता है, एक्साइटेड हो, बट थोड़ा वेट कर लो ना। हाँ सर बताओ। 2 years।
year, 11 months, 18 days. ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ड्राफ्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? Bhim Rao. ऑनलाइन वालों, हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? हाँ वर्षा मैम, आप बताओ जरा, हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? कोई आंसर ही नहीं है क्योंकि पता ही नहीं है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब तो गूगल करके बता दिया, अब क्या फायदा मैडम। नहीं, गूगल नहीं किया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या पढ़ाया था मैंने, और क्या पढ़ाया था कल आप लोगों को? हाँ मैम, रेट्स कौन कौन से आर्टिकल में हम डाल सकते हैं? आशा मैम आपसे पूछा जा रहा है। एक तो 32 है और एक शायद 226 है। हाँ, अगर हमको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डालनी है, कौन से आर्टिकल में डालेंगे? सर एग्जैक्टली पता नहीं मुझे, मेरी 32। अच्छा मनीषा मैम, आप ऑनलाइन आ गई हो, ये बताओ कि वो अगर हमें रिट्स डालनी होंगी तो रिट्स कौन कौन से आर्टिकल में दी गई है? भैया सुप्रीम कोर्ट में अगर डालना है तो अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के लिए अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फंडामेंटल ड्यूटीज किधर दी गई है? एक मिनट रुक जाओ, सब रुक जाओ, सब रुक जाओ, कोई इसका आंसर मत देना। हाँ जी सर, Fundamental duties. धीरे से बोलना। 51 किसी को आवाज आई? नहीं, हाँ तो बताओ। फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन अंडर आर्टिकल 51A। ठीक है, ठीक है, 51A में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या, और क्या, क्या क्या मैम? जो फिजिकली प्रेजेंट है उन्होंने 51 आंसर दिया था फिर उसमें। तो अब क्या बोलने का फायदा मैडम, या तो पहले ही बोलते आप। आर्टिकल 51A is given under part 4A of the constitution। ये एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, ये टाइप्स ऑफ। आशा मैम, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे? सर 6। अच्छा, वैसे कितने थे जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था? 7। अच्छा मनीषा मैम, कौन सा हटा दिया गया? अरे तुमसे पूछूंगा, वेट कर लो, वेट करो। तुम लोगों को जिसको आंसर पता होता है एक्साइटेड होके। अरे मनीषा मैम किधर गए आप? बताओ, आप ही बताओ मैडम, आप ही बताओ। तो वही हूँ, मैं बता देती हूँ। left out. राइट टू प्रॉपर्टी सर, एंड वो अब सिविल चला गया है। क्या राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ चला गया अब? 300. सिविल राइट आपने शायद कल यही बोला था। किस आर्टिकल में चला गया मैम अब वो? सर आर्टिकल तो याद नहीं है मुझे। हाँ सर, आप बताओ। 300A में. हाँ, 300A में चला गया वो। तो होपफुली भाई यही थी आज की क्लास। तो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं आपको समझ आई तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। कोई आर्टिकल आपको नहीं समझ आया तो उसके ऊपर मैं फिर से वीडियो बना के आपको बता दूंगा।
तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मजे में रहिए, माँ बाप को परेशान वगैरह मत करिए, दुखी वगैरह मत करिए, डिप्रेशन वगैरह से दूर रहिए, अपना खुश रहिए और एग्जाम की प्रिपरेशन सीरियस होके करिए, क्योंकि जो पासिंग रेशियो था वो 48% था लास्ट ईयर, तो आप सभी को पता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इसको एंड करो।